हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संकल्प की स्वतंत्रता और नैतिक उत्तरदायित्व। हमारे समस्त कर्तव्य संबंधी नैतिक निर्णयों का मूल आधार संकल्प की स्वतंत्रता है। अर्थात हम अपने कर्तव्य संबंधी जो भी नैतिक निर्णय लेते हैं उनका आधार संकल्प की स्वतंत्रता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, दुखी प्राणियों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए अथवा चोरी नहीं करनी चाहिए, तो इसके साथ साथ हम यह भी स्वीकार कर लेते हैं यदि वे चाहे तो सत्य बोल सकता है, दुखी प्राणियों की सहायता कर सकता है, दूसरों को चोरी करने अथवा धोखा देने से अपने आप को रोक सकता है। इस प्रकार संकल्प की स्वतंत्रता का क्या अर्थ हो जाएगा? मनुष्य के द्वारा इच्छित कर्म करने अथवा नहीं करने की स्वतंत्रता। इसको पारिभाषिक रूप से यह कह सकते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने अथवा नहीं करने की स्वतंत्रता को ही संकल्प की स्वतंत्रता कहते हैं। साधारण शब्दों में समझें कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने अथवा नहीं करने, अर्थात उसके पास क्या होंगे? विकल्प होंगे। चाहे तो वह कर्म कर सकता है, चाहे तो वह कर्म नहीं कर सकता। अभी हमने जो पहले उदाहरण लिए थे उन उदाहरणों में देखिए, सत्य बोलना चाहिए मतलब उसके पास ऑप्शंस हैं, चाहे तो सत्य बोल सकता है, चाहे तो नहीं बोल सकता। धोखा देना नहीं चाहिए, चाहे दे सकता है, चाहे अपने आप को धोखा देने से रोक सकता है। इस प्रकार संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार कर्म करना। अब प्रश्न आता है, संकल्प की स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्तें क्या है? बहुत से दार्शनिकों ने संकल्प स्वातंत्र्य के लिए कुछ शर्तों को अनिवार्य माना है, जिनके अभाव में उनके मतानुसार, मतलब दार्शनिकों के मतानुसार, संकल्प को, मनुष्य के संकल्प को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। कौन कौन सी है? जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। पहली है कर्म करने की क्षमता, दूसरी है कर्म का ज्ञान और उद्देश्य, तीसरी है विकल्पों की उपस्थिति। अर्थात मनुष्य के संकल्प को तभी स्वतंत्र माना जाएगा जब उस मनुष्य के उस संकल्प ने निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया है। कौन कौन सी है? कर्म करने की क्षमता, कर्म का ज्ञान और उद्देश्य, विकल्पों की उपस्थिति। अब हम देखेंगे, इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे क्या होती है। सबसे पहली शर्त है कर्म करने की क्षमता। देखिए क्या होती है। मनुष्य के उसी कर्म के संबंध में हमारा नैतिक निर्णय सार्थक हो सकता है जिसे करने में वह शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से समर्थ हो। क्या अर्थ है? यदि वह चाहे तो उस कर्म को कर सके और ऐसा करने के लिए उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों से स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ का अर्थ है उसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी ना हो। अगर किसी को कह दिया वजन उठाना है, किसी के साथ तैरने के लिए सहायता करनी, लेकिन वो विकलांग है या बहुत ज़्यादा बीमार है, मानसिक उसकी बुद्धि उतनी विकसित हुई ही ना हो, तो अगर वो विशेष क्षमता वाला मनुष्य नहीं है, सामान्य मनुष्य है जिसमें शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य है, तो पहली शर्त यह है कि मनुष्य के उसी कर्म को सार्थक कहा जा सकता है जिस, या उस कर्म को करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है जिसकी उसमें क्षमता ही नहीं, और ऐसे कर्म के विषय में नैतिक निर्णय देना निरर्थक है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मोहन कहीं टहल रहा है नदी के किनारे और देख रहा है नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है। अब मोहन को तैरना नहीं आता तो क्या कर सकता है? दीक्षा दी किसी को सहायता के लिए बुला सकता है। अब उसको तैरना नहीं आता और अब देखते हुए तो उसके उस निर्णय को नहीं बचा पाने को, उस डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा पाने के निर्णय को अनुचित नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहन को तैरना नहीं आता था और वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। अगर मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों को, देखिए यहाँ क्या होगा, अगर उसके अंदर सामर्थ्य है
तो हम निर्णय दे सकते हैं मोहन का निर्णय उचित या अनुचित है, लेकिन अगर मनुष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं है तो वहाँ हम उचित अनुचित का निर्णय नहीं दे सकते। इस शर्त का तात्पर्य केवल इतना ही है कि मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें करने की उसमें शारीरिक और बौद्धिक क्षमता है, क्योंकि ऐसे कर्मों को करने अथवा न करने के संबंध में ही वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय कर सकता है। इसीलिए कर्म करने की क्षमता को संकल्प स्वातंत्र्य की प्रथम अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा है कर्म का ज्ञान और उद्देश्य। क्या कहती है शर्त? मनुष्य को ऐसे किसी भी कर्म के संबंध में स्वतंत्र नहीं माना जा सकता जो उससे अज्ञानवश हो जाता है। अर्थात इसको कुछ इस तरह से कहते हैं, इसके हेडिंग ये है ज्ञान और उद्देश्य। संकल्प स्वातंत्र्य के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? मनुष्य में कर्म करने की क्षमता होना ही पर्याप्त नहीं है कि हाँ मनुष्य में कर्म करने की क्षमता है, यह पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि मनुष्य सोच समझकर तथा किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म करे। मनुष्य को किसी ऐसे कर्म के संबंध में स्वतंत्र नहीं माना जा सकता जो उससे अज्ञानवश हो जाता है, अर्थात जिसे वह स्वयं जानबूझकर नहीं करता है। यहाँ देखिए क्या क्या मूल बातें आई है। पहली, सोच समझकर जब करेगा जब उसके पास अलग अलग विचार विमर्श हो, बुद्धि उसकी विकसित हो। दूसरा, उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म करता है तो उसी के संबंध में उसको स्वतंत्र माना जा सकता है। जैसे आप ऐसा मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है और वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा है या किसी भी शहर से पुल से गुजर रहा है और उस पुल पर आतंकवादियों ने बम से उस पुल को, जैसे ही वो पुल पे बस पहुंचती है, पुल उड़ा दिया जाता है और सारे व्यक्ति डूब के मर जाते हैं जो कि उस बस में सवार होते हैं। तो उस ड्राइवर को उस दुर्घटना का जिम्मेवार नहीं माना जा सकता। क्या कारण होगा इसका? किस लिए नहीं माना जाएगा? क्यों? क्योंकि ड्राइवर को ना तो उद्देश्य पता था, ना उसे पता नहीं था कि वहां पुल पर बम लगा हुआ है। उसका काम क्या था? वह एक स्थान से दूसरे स्थान, नियत स्थान पर यात्रियों को ले जा रहा था और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य को केवल उन्हीं कर्मों के लिए स्वतंत्र और उत्तरदायी माना जा सकता है जिन्हें वह किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए जानबूझकर करता है। अर्थात या अन्य शब्दों में, जो कर्म मनुष्य के द्वारा अज्ञानवश अथवा किसी बाहरी शक्ति से बाध्य होने के कारण करता है, उनके संबंध में वह स्वतंत्र नहीं है और इसी कारण मनुष्य इस प्रकार के कर्मों के लिए उत्तरदायी भी नहीं है। किसी ने आपके सर पर बंदूक रख दी और कहा सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको पत्थर मारो, उसको गोली मारो, उसकी लाठी की मारो, तो आपका कर्म उचित अनुचित नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी और के दबाव में प्रेरित होकर कर रहे हो। आपका ना तो कोई उद्देश्य है, ना आप सोच समझ के कर रहे हो। इसलिए कर्म का ज्ञान और उद्देश्य होना आवश्यक है। तीसरी शर्त है विकल्पों की उपस्थिति। यह जो पहली दो शर्तें थी, कर्म का ज्ञान और उद्देश्य और कर्म करने की क्षमता, यह होते हुए भी संकल्प स्वातंत्र्य की दोनों शर्तें पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? तीसरी शर्त, विकल्पों की उपस्थिति। किसी कर्म को करने के संबंध में मनुष्य को वास्तव में तभी स्वतंत्र माना जा सकता है जब वह उस कर्म को करने के अतिरिक्त इच्छा और क्षमता होने पर कोई अन्य कर्म कर सके। इसका मतलब यह होता है कि उसके पास विकल्प होने चाहिए, एक से अधिक। अगर एक ही विकल्प है तो उसके पास इच्छा, उसकी संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास विकल्प होने चाहिए। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, किसी कर्म को करने के संबंध में मनुष्य को वास्तव में तभी स्वतंत्र माना जा सकता है जब वह उस कर्म को
करने के अतिरिक्त इच्छा और क्षमता होने पर कोई अन्य कर्म भी कर सकें। मतलब जैसे हमने पहले जो उदाहरण लिए थे, हमें धोखा देना नहीं चाहिए, तो अब यहाँ आप चाहे तो धोखा दे सकते हो, आप चाहे तो धोखा नहीं दे सकते। जैसे हम कहते हैं, कक्षा में चर्चा करते हैं ना, परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए। यहाँ जो परीक्षार्थी बैठा है उसके कर्म को हम उचित और अनुचित कैसे कहते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा में जो नकल करता हुआ पकड़ा जाता है उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार केस बनेगा और वो जो भी दंड के प्रावधान है उसको मिलेंगे, उसका एक कर्म पूरी तरह से अनुचित है। किस तरह से डिसाइड करते हैं? परीक्षार्थी के पास विकल्प होते हैं, वो पढ़ सकता है, पढ़ के साल भर पढ़ने के बाद पेपर दे सकता है, और उसके पास पढ़ाई अच्छे से नहीं, किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो भी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब वो करता है तो क्या होता है, उसके पास विकल्प होते हैं, उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं होता, किसी ने उसके ऊपर पिस्टल नहीं रखी हुई होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कक्ष में जब वो नकल की पर्ची लेके आता है तो पूरी तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोच समझ के लाता है। उसके पास विकल्प होते हैं, किसी ने अगर बाहर जबरदस्ती उसके पास डाल दी तो वो यहाँ कक्ष में घुसने से पहले शिक्षक को दे सकता है, बाथरूम में जाके फेंक के आ सकता है, या डस्टबिन में डाल सकता है। कई तरह के विकल्प होते हैं, लेकिन फिर भी वो रखता है अपने पास, तो मतलब वो सोच समझ कर रख रहा है। चाहता तो वो बाहर रख सकता था, चाहता तो नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार कोई भी कर्म को करने से लिए उसके पास विकल्प होने चाहिए। अब संक्षेप में एक इन तीनों को अगर हम पढ़ते हैं तो संकल्प स्वातंत्र्य के लिए मनुष्य के उसी कर्म को संकल्प स्वातंत्र्य की शर्तों के साथ माना जाएगा जब मनुष्य में किसी विशेष कर्म करने की क्षमता होती है, वह अपनी इच्छा अनुसार अन्य अनेक कर्मों में से उसी कर्म का चुनाव करके सोच समझकर तथा किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसे करता है, तभी यह कहा जा सकता है कि उसे वास्तव में संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त है। दोबारा इसको पढ़ते हैं। और यहाँ एक टॉपिक और आया है, नैतिक उत्तरदायित्व। देखिए, दो तरह के उत्तरदायित्व होते हैं, कानूनी और एक नैतिक। कानूनी उत्तरदायित्व में बाध्यता होती है, नैतिक उत्तरदायित्व में बाध्यता नहीं होती। किसी व्यक्ति को, किसी कार्य को जो उसके द्वारा किया जा रहा है, जो कर्म उसके द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए वो नैतिक रूप से उत्तरदायी है अथवा नहीं है, तो उसके लिए क्या है, हम ध्यान से सुनिएगा मेरी यहाँ पर बात। जब मनुष्य में किसी विशेष कर्म को करने की क्षमता होती है, पहली चीज क्या हुई, मनुष्य में किसी विशेष कर्म को करने की क्षमता होती है, फिर वह अपनी इच्छा अनुसार अन्य अनेक कर्मों में से, मतलब एक से अधिक कर्मों में से उसी कर्म का चुनाव करके, जो उसने सोचा है 2, 3, 4, 5 कर्म में से कोई एक, उसी कर्म का चुनाव करके सोच समझकर तथा किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसे करता है, तभी यह कहा जा सकता है कि उसे संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त है। और अगर किसी मनुष्य ने अपनी संकल्प की स्वतंत्रता से युक्त होकर कोई कर्म किया है, तो ऐसे प्रत्येक कर्म के लिए उसे नैतिक दृष्टि से उत्तरदायित्व माना जा सकता है। तो नैतिक उत्तरदायित्व कौन से कर्मों का होगा? मनुष्य के ऐसे ऐच्छिक कर्म जहां उसने संकल्प की स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। अगर मनुष्य को संकल्प की स्वतंत्रता नहीं मिली, उसे संकल्प की स्वतंत्रता के लिए जो अनिवार्य शर्तें उनमें से कोई भी एक शर्त नहीं मिली या उसके द्वारा पूरी नहीं की गई, तो उन कर्मों के लिए मनुष्य को नैतिक दृष्टि से उत्तरदायित्व, उसका नैतिक उत्तरदायित्व नहीं माना जाएगा। तो यह हुआ हमारा आज का टॉपिक, संकल्प की स्वतंत्रता और नैतिक उत्तरदायित्व। संकल्प की स्वतंत्रता की 3 अनिवार्य शर्तें हो गई, कर्म करने की क्षमता, कर्म का ज्ञान और उद्देश्य, और विकल्पों की उपस्थिति। और फिर बचता है नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक उत्तरदायित्व उन्हीं कर्मों के लिए होगा जो मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता से युक्त हैं, और जो मनुष्य ने संकल्प की स्वतंत्रता के साथ कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के लिए उसे नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी माना जाएगा। थैंक यू।